नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा गुलाम वंश के बारे में। पिछली वीडियो में पूरा गुलाम वंश कंप्लीट करा दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था बलबन के बारे में। आज पढ़ेंगे हम उससे अगला वंश यानी कि खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो खिलजी वंश को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। खिलजी वंश एक वीडियो में नहीं आ पाएगा। आज पढ़ेंगे हम खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, उसके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले देखते हैं हम कि खिलजी वंश कब से कब तक रहता है। तो खिलजी वंश रहता है 1290 से लेकर 1320 तक। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश रहता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः तीन सुल्तान आते हैं, जिनमें संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। पहला कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ये रहता है 1290 से लेकर 1296 तक। दूसरा रहता है अलाउद्दीन खिलजी। ये रहता है 1296 से लेकर 1316 तक। तीसरा रहता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि रहता है 1316 से 1320 तक। तो आज पढ़ेंगे हम संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। फिरोज खिलजी। शासन कब से कब तक रहता है इसका? 1290 से लेकर 1296 तक इसका शासनकाल रहता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसने अपने सेवा की शुरुआत बलबन की सेना में एक सैनिक के रूप में नौकरी की। उसके बाद बलबन का जो उत्तराधिकारी होता है कैखुसरो, उसके बाद में कैकुबाद के समय में इसको बनाया जाता है सर ए जहांदार। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या है इसका? सर ए जहांदार। अब सर ए जहांदार क्या है? तो सर ए जहांदार है शाही अंगरक्षक। उसके बाद में समाना का सूबेदार। समाना का सूबेदार बनाया जाता है। कि समाना कहाँ है? तो समाना है पश्चिम में। जब जलालुद्दीन समाना का सूबेदार था तो उस समय दिल्ली में सुल्तान का जो नायब था यानी कि प्रधानमंत्री था वो था निजामुद्दीन। तो कह दें नायब कौन था? निजामुद्दीन। सारा शासन तंत्र निजामुद्दीन के कब्जे में था, क्योंकि कैकुबाद पक्षाघात का शिकार हो गया था। पक्षाघात मतलब वह लकवा से ग्रस्त हो गया था। तो उस समय कैकुबाद था बिस्तर पर और शासन की बागडोर देख रहा था उसका प्रधानमंत्री निजामुद्दीन। कुछ लोगों के द्वारा निजामुद्दीन की हत्या करवा दी। उसके बाद शासन की देखरेख के लिए कैकुबाद ने जलालुद्दीन को समाना से बुलवा लिया। ठीक है, कब बुलवाया? जब नायब जो निजामुद्दीन था यानी कि मलिक निजामुद्दीन था, जब उसकी हत्या हो जाती है तो जलालुद्दीन को समाना से वापस बुला लिया जाता है। समाना से वापस बुला लिया जाता है और उसे एक नया पद मिलता है। उस पद का नाम है आरजे मुमालिक।
तो दूसरा पद कौन सा है? आरिज ए मुमालिक। अब आरिज ए मुमालिक पद क्या है? ये पूरी सेना का प्रमुख होता है, कहते हैं से सेना प्रमुख। यहां से इसका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होने के बाद इसको भेज दिया समाना का राज्यपाल गवर्नर बनाकर। जब प्रधानमंत्री निजामुद्दीन की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद समाना से जलालुद्दीन को वापस बुलवा लिया और बनाया आरिज ए मुमालिक, जो कि पूरी सेना का प्रमुख रहता है। इसमें सरदारों में दो गुट बन जाते हैं। एक गुट चाहता है जो अगला सुल्तान होना चाहिए वह बलवन वंश से होना चाहिए, ठीक है, जबकि एक गुट चाहता है कि सत्ता जलालुद्दीन को मिले, ठीक है। एतमार कच्छन सुरखा, एतमार कच्छन व एतमार सुरखा, ये कौन है? एक गुट ये है, ये चाहता है कि जो अगला सुल्तान होना चाहिए वो बलवन के वंश से होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा गुट कौन सा है? दूसरा गुट है ये वाला आरिज ए मुमालिक वाला। इस गुट में है जलालुद्दीन और अमीर ए हाजिब। अब अमीर ए हाजिब कौन है? अमीर ए हाजिब है मलिक अहमद चप या चाप। जो एतमार का गुट है वो चाहता है कि बलवन के वंश से ही अगला सुल्तान होगा, और ये चाहते हैं कि अगला सुल्तान इसे बनाया जाए। कैकुबाद के पुत्र क्यूमर्स की हत्या करवा दी जलालुद्दीन ने और अपना राज्याभिषेक कर देता है। तो प्रश्न आता है कि उसका राज्याभिषेक कहाँ होता है? तो राज्याभिषेक होता है राज्याभिषेक होता है 13 जून 1290 को किलूगढ़ी में। कहाँ होता है? 1290 में किलूगढ़ी में होता है। अगर प्रश्न आता है किलूगढ़ी किले का निर्माण किसने कराया, तो कराया कैकुबाद ने, और उसी किले में अपना राज्याभिषेक करवाता है जलालुद्दीन। अब पढ़ेंगे अब राजा बनने के बाद इसका प्रशासन कैसा रहता है। राजा बनने के बाद सबसे पहला काम यह करता है कि अपने तीनों पुत्रों को खान खाना, अरकली खां और कद्र खां की उपाधि देता है, ठीक है, की उपाधि देता है। जो कड़ा और मानकपुर था, कड़ा मानकपुर है इलाहाबाद में, कड़ा मानकपुर की सूबेदारी देता है बलवन के भतीजे मलिक छज्जू को, ठीक है। तो हम कहते हैं कड़ा मानिकपुर छज्जू, ठीक है। तो इस मलिक छज्जू ने एक साल बाद ही यानी कि 1291 में विद्रोह कर दिया जलालुद्दीन के खिलाफ। अपने आप को सुल्तान मुगीसुद्दीन घोषित करवा देता है, ठीक है, और अपने नाम से सिक्के चलवाता है, ठीक है। तो उसने करवा दिया सुल्तान मुगीसुद्दीन, ठीक है। इसके बाद के विद्रोह का दमन होता है और दमन करने के बाद यह माफी मांगता है सुल्तान से, और कड़ा मानकपुर की अब सूबेदारी मिल जाती है अलाउद्दीन खिलजी को, यानी कि उसके भतीजे अली गुरसप को। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पूर्व नाम है वो क्या है? अली गुरसप अलाउद्दीन। अब हो गया कड़ा मानकपुर पर पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी। देखेंगे कि इसके शासन में कितने अभियान हुए,
ठीक है। तो पहला अभियान होता है अभियान, तो पहला अभियान होता है रणथंभौर का। ठीक है, तो पहला अभियान होता है रणथंभौर का अभियान, यानी कि रणथंभौर के किले पर आक्रमण कर देती है जलालुद्दीन की सेना। तो उस समय कौन है रणथंभौर पर? तो उस समय है रणथंभौर का शासक है हम्मीरदेव। ठीक है, कौन है? हम्मीरदेव। और यह आक्रमण असफल होता है। कब होता है? 1291 में होता है, जो कि यह अभियान असफल हो जाता है, यानी कि उस किले को जीत नहीं पाते। दूसरा अभियान होता है मंडोर का अभियान। दूसरा अभियान है मंडोर। मंडोर कहाँ है? मंडोर है जोधपुर में। मंडोर का अभियान सफल अभियान होता है इसका। ठीक है, तो शासनकाल में 2 अभियान होते हैं। एक विद्रोह होता है 1192 में, मंगोल आक्रमणकारी जो था हलाकू, उसका पौत्र अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है पंजाब में। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण कहाँ होता है? पंजाब में। किसके नेतृत्व में होता है? अब्दुल्ला खां के में। अब्दुल्ला खां कौन है? तो यह है मंगोल आक्रमणकारी हलाकू का पौत्र। ठीक है, तो इसका सामना करने के लिए जाता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मंगोल सेना को पराजित कर देता है। दोनों में संधि होती है, वापस जाने का वादा करता है अब्दुल्ला खां। ठीक है, और वापस चला जाता है। और इसी समय यानी कि 1192 में, इसी समय जो मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां, उसका नाती उलुग खां, उसका नाती उलुग खां जो कि लगभग 400 समर्थकों के साथ भारत आता है और इस्लाम ग्रहण करता है, जो कि ये नव मुस्लिम कहलाते हैं। 92 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण। ठीक है, इस समय उलुग खां धर्म परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, जलालुद्दीन अपनी पुत्री का विवाह इस उलुग खां से कर देता है और इनको सभी को, जो सभी नव मुस्लिम हैं, इनको अपनी सेना में जगह देता है। में इनको रहने के लिए जगह भी देता है, जो कि आज मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मंगोलपुरी क्या है? यहाँ पर उलुग खां जो कि चंगेज खां का नाती था, उसके 400 समर्थकों के साथ वो मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। 1294 में अलाउद्दीन खिलजी करता है भिलसा। भिलसा कहाँ है? एमपी में। भिलसा और देवगिरी पर 1294 में भिलसा और देवगिरी जो कि मध्य प्रदेश में है, उन पर आक्रमण कर देता है सुल्तान को बिना पूछे, उसे बिना बताए। ठीक है, और वहां से बहुत सारा माल लूट कर लाता है। और उस समय देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो कि यादव वंश का शासक था। रामचंद्र देव ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और इससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। इससे मिलने के लिए सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जाता है कड़ा मानिकपुर में। 1296 में 22 अक्टूबर 1296 में जलालुद्दीन की हत्या करा देता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो कि इसका चाचा भी था और ससुर भी था, उसकी हत्या करा देता है और अपने आप को
दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। तो जलालुद्दीन की जो नीति रही है वो उदारवादी नीति की रही है, लेकिन उसके साथ एक विवाद जुड़ा रहता है, वो है इसने जलालुद्दीन खिलजी ने एक ईरान का एक संत था सीदी मौला, ईरान का संत था सीदी मौला, उसकी हत्या करा देता है हाथियों से कुचलवाकर। सीदी मौला की हत्या, ठीक है। सीदी मौला की हत्या किसने करवाई? सुल्तान ने करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि सीदी मौला जो कि संत था इसकी आलोचना करता है, यानी सुल्तान की आलोचना करता है। उस आलोचना के चलते उस संत की हत्या करवा देता है। सुल्तान का एक पुत्र खान खाना वो इसका अनुयायी था। इसके मरने के बाद उसकी कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये था जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, उसका शासनकाल के बारे में। अब पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।